तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर और केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की सबसे पहले खोज 1946 में ब्लॉक एंड परसेल ने की थी। एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में दो फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आवृत्ति और चुंबकीय क्षेत्र। या तो हम आवृत्ति को परिवर्तित करके अध्ययन कर सकते हैं, ग्राफ का या पीक का या अवशोषित होने वाले स्पेक्ट्रा का, और या फिर हम लगातार चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो संभावनाएं बनती हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए। एक तो आवृत्ति स्थिर रहे व चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, दूसरा है आवृत्ति में परिवर्तन हो और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहे। इन दो संभावनाओं में नंबर 1 संभावना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए ज़्यादा उत्तम होती है, अर्थात हम प्राय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन सा वाला एनएमआर वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन करते हैं व आवृत्ति स्थिर रखते हैं। वह उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर आते हैं। पदार्थ जो हम लेते हैं उन्हें प्रोटॉन रहित विलायक में घोला जाता है। प्रोटॉन रहित विलायक का मतलब है कि जो पदार्थ हम ले रहे हैं उसके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए। यदि हाइड्रोजन उपस्थित होगा तो पीएमआर स्पेक्ट्रा में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो विलायक काम में लेते हैं वह हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ड्यूटेरोक्लोरोफॉर्म या हेक्साड्यूटेरो एसीटोन या डाईमेथिल सल्फोक्साइड। तो इन पदार्थों के अंदर पदार्थ को घोल लिया जाता है। फिर यहाँ पर इसमें थोड़ा सा टेट्रामिथाइलसिलेन डाल देते हैं या टीएमएस को इसके अंदर डाल दिया जाता है। सैंपल को कांच की सैंपल ट्यूब में लेकर शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रख दिया जाता है। चुंबकीय विषमदैशिकता के गुण को ख़त्म करने के लिए लगातार सैंपल ट्यूब को गोल गोल घुमाते हैं और यहाँ पर जनरेटर की सहायता से 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति का चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है। यानी इंस्ट्रूमेंट को 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति के जनरेटर से जोड़ देते हैं, जिससे वो 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति का चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर देता है या चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जनरेटर में एक कुंडली होती है जो प्रोटॉनों को चक्रण अभिविन्यास बदलने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रदान करती है। इसी के लंबवत एक रिसीवर कुंडली भी होती है। स्पेक्ट्रम में अवशोषण व अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं। सिग्नल से पता चलता है कि प्रोटॉन किस प्रवृत्ति का है। यानी जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता और अवशोषण का पीक या इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट की या रासायनिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट, यानी विद्युत ऋणता और प्रेरणिक प्रभाव।
जब भी किसी भी कार्बन के साथ या हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है तो प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और ये प्रोटॉन डीशिल्टेड हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ तो उसके ऊपर जो शील्डिंग है वो कम हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये प्रोटॉन डीशिल्डेड हो जाता है। और जब प्रोटॉन डीशिल्डेड हो जाता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान कम हो जाता है तो लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पीक का शिफ्टिंग होता है, या पीक कहाँ पर आएगा, डाउनवर्ड फील्ड की तरफ आता है। केमिकल शिफ्ट ऑफ मिथाइल प्रोटॉन्स किसी भी कंपाउंड के पीक को बाईं तरफ शिफ्ट कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नियर बाई एटम पे है तो हमारा पीक हाई डेल्टा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। रेफरेंस मटेरियल हमारा TMS है, फिर मैथेन जिसमें 4 हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद उसके मैथेन के एक हाइड्रोजन को हमने आयोडीन से रिप्लेस किया, देन हमने ब्रोमीन से किया, क्लोरीन से किया, OH से किया और फ्लोरीन से किया। हम जानते हैं कि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम, ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे ज़्यादा, OH की, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि TMS चूँकि रेफरेंस मटेरियल है और उसमें कार्बन की जगह पर सिलिकॉन होता है और उसका पीक 0 पर आता है। CH4 का पीक जो है वो 0.23 पर आता है, परंतु जैसे ही हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हुआ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ गया तो बचे हुए जो CH3I के प्रोटॉन हैं उनका पीक 2.16 पे आ जाता है, यानी वो डाउनफील्ड डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ता है और आयोडीन की जगह ब्रोमीन आ जाता है और ये 2.82 पे आ जाता है। देन क्लोरीन में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए CH3Cl के प्रोटॉन का 3.05 पर आता है। देन उसके बाद CH3OH में 3.40 पर आता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप सबको मालूम है कि सबसे हाईएस्ट होती है और इसीलिए इसका जो पीक है वो मोस्ट डाउनफील्ड डायरेक्शन में यानी 4.26 पर आ जाता है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एडजेसेंट एटम की बढ़ने से प्रोटॉन के पीक का जो है वो डाउनफील्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। मान लो यदि हमारे पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर Br ग्रुप जुड़ा हुआ है और उससे 2 या 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। यदि पहला कार्बन है जो कि डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा हुआ है तो उसके पीक उस पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर उस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडक्टिव इफेक्ट पहले डायरेक्ट अटैच कार्बन पर सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड नंबर वाले पर उससे कम होता है, थर्ड नंबर पर उससे कम होता है और देन इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसी कारण से आप स्क्रीन पर देखिए जो डायरेक्ट अटैच है Br से उसका जो रीडिंग है वो हमारी आती है बहुत डाउन फील्ड डायरेक्शन में 3.3 पर, परंतु Br से जब दूसरा कार्बन आ जाता है और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन है तो उसका पीक 1.69 पर आता है और Br से जब तीसरा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन है तो उसका पीक 1.25 डेल्टा पर आता है। तो इस तरह से जो पीक है वो रीडिंग्स हमारे आती हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव जैसे जैसे कार्बन की हैलोजन से दूरी बढ़ती है वो कम होता है और कम होने के कारण उसमें शील्डिंग का इफेक्ट आने लगता है। अब हम बात करते हैं कि यदि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं तो वो 0 से 2 डेल्टा के बीच में पीक देते हैं। प्राइमरी कार्बन है तो 0 से 1 के बीच में पीक आता है। यदि सेकेंडरी कार्बन है
तो 1 से 1.5 के बीच में पीक आता है, और यदि टर्शरी कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो 2.5 से 3.0 के बीच में पीक आता है। यदि यही प्रोटॉन हेटेरोएटम के साथ जुड़ा हुआ हो तो डेल्टा का मान हमेशा 2 से ज़्यादा होता है। विनाइलिक हाइड्रोजन का पीक 4.9 to 5.9 पर आता है। एरोमेटिक हाइड्रोजन का पीक 6.8 to 8.5 डेल्टा पर आता है, और इसी तरह से एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का पीक 9 to 10 डेल्टा पर आता है। यदि हम इसमें बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के अंदर प्रोटॉन्स का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और इस कारण से प्रोटॉन डीशील्डेड होते हैं, और इस कारण से जो बेंजीन का पीक है या एरोमेटिक पीक है वो 6.8 to 8.5 पर उसका रीडिंग आती है। कार्बोनाइल ग्रुप की यदि हम बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप का यदि हम संरचना लिखते हैं तो इसके अंदर C++ O और 2 R ग्रुप उपस्थित होते हैं। इनमें भी यदि हम देखें तो C++ O के बीच में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन करंट, पाई इलेक्ट्रॉन की जो रिंग करंट है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में है, और इस कारण से एल्डिहाइडिक पीक 9 to 10 डेल्टा पर आता है, और वो बहुत ज़्यादा डीशील्डेड रीजन में होता है। यदि हम पैरासाइक्लोफेन कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग के साथ बहुत सारी पैरा पोजीशन में CH2 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। इनके अंदर जो बीच वाला CH2 ग्रुप, जिसको कि मैंने गोले से दर्शाया है स्क्रीन पर, इसका जो डेल्टा है वो 0.3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि बचे हुए CH2 ग्रुप में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और यहाँ पर जो पीक है जहाँ वो डीशील्डेड प्रोटॉन होते हैं। इसी तरह से एन्युलिन के अंदर यदि हम संरचना की बात करते हैं तो एन्युलिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, और अंदर वाले प्रोटॉन शील्डेड प्रोटॉन होते हैं, और उनका पीक डेल्टा -1.9 पर होता है, जबकि बाहर वाले जो प्रोटॉन हैं उनका पीक 8.8 पर पाया जाता है। यानी कि ये वाले जो एन्युलिन में उपस्थित प्रोटॉन हैं वो प्रोटॉन अंदर वाले शील्डेड होते हैं और बाहर वाले डीशील्डेड हैं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले प्रोटॉन का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, जबकि इंटरनल प्रोटॉन का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसी भी यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु यदि हाइड्रोजन बंध से बंधित है तो स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन बंध रहित प्रोटॉन की तुलना में वह निम्न क्षेत्र में यानी ज़्यादा डेल्टा के मान पर अवशोषण बैंड दिखाई देगा। चूँकि हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा होता है, जो इस हाइड्रोजन परमाणु के निकट इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देता है। फलस्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर डीशील्डेड प्रभाव या डीशील्डेड नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद दिखाई देता है, अर्थात अवशोषण शिखर या एब्जॉर्प्शन पीक लोअर मैग्नेटिक फील्ड पर आता है। हाइड्रोजन बंध की प्रबलता अधिक होने पर डेल्टा का मान निम्न क्षेत्र की ओर और भी अधिक हो जाएगा।
NMR स्पेक्ट्रम के द्वारा अंतः आणविक और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध में भी हम अंतर कर सकते हैं। क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के अवशोषण क्षेत्र में विस्थापन होगा, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर या अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण प्राप्त अवशोषण संकेत अप्रभावित रहता है। यानी इंट्रामॉलिक्यूलर यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन, बट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज इफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा, यदि सांद्रता से पीक प्रभावित होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यदि सांद्रता से पीक अप्रभावित रहता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इस तरह से इनके पीक जो है हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर लोअर मैग्नेटिक फील्ड में पीक जाने का कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। एसिड RCOOH, इसका पीक हमें मिलता है 10.5 to 12.0 डेल्टा पे। फिनॉल का AROH 4.0 to 7.0 पे। ROH एल्कोहल का 0.5 to 5.0 पर। इसी तरह से एमीन का 0.5 to 5.0 पर। एमाइड का 5.0 to 8.0 पर, और इनॉल के लिए ये 15 से ज़्यादा पर मिलता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह से आज हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में और कौन से कारक केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं उनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।